चैप्टर 2 जो है वो आपका सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है। और सेक्शन 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा हिंदू मैरिज के नेचर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली जो हमारे ओल्ड टेक्स्ट हैं, हिंदू टेक्स्ट, एपिक्स, वो ये कहते हैं कि जो हिंदू विवाह होता है वो एक संस्कार होता है। 10 संस्कारों में से एक संस्कार हिंदू विवाह भी होता है। अनलाइक इन मुस्लिम मैरिज में तो जैसे निकाह जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है। तो उसके कंपैरिजन में जो हिंदू मैरिज है उसको एक सैक्रामेंट बोला गया है। और ये सैक्रामेंट ऐसा है कि एक बार शादी हो जाए तो बस उम्मीद यही रहती है कि अगले 7 जन्मों तक हम बंधन में बंधे रहें। ठीक है। तो इसमें सिंपल से कुछ रूल्स हैं कि हमारे यहाँ पर जब शादी होती है तो ब्राइड होती है, ब्राइड के जो पेरेंट्स होते हैं वो ब्राइड ग्रूम को इनवाइट करते हैं अपने यहाँ पर। उसके हाथ में अपनी जो डॉटर है उसको ऑफर करते हैं, उसके साथ कुछ गिफ्ट्स भी ऑफर करते हैं। तो बेसिकली ये प्रथा आज के समय की नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रथा है, पुराने समय से चली आ रही है। तो जो हमारे ओल्ड टेक्स्ट हैं वो कुछ फॉर्म्स बताते हैं मैरिजेस के। तो कह सकते हैं कि कुछ फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हमारे यहाँ पर हुआ करती थी पुराने समय में। इसमें 8 तरीके के विवाह माने जाते थे पहले। ठीक है। 4 इसमें अप्रूव्ड फॉर्म होती थी और 4 जो होते हैं वो डिसअप्रूव्ड फॉर्म होते थे, उनको किसी के भी द्वारा अप्रूव नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो शादियां थी वो एग्जिस्ट करती थी हमारे समाज में, आज भी करती है कई कई पार्ट्स में। तो सबसे पहले जो उन विवाह में से एक विवाह है ब्रह्म विवाह। ठीक है। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था, जैसे फादर जो होते थे लड़की के, वो दूल्हे को अपने घर बुला के और दुल्हन का कन्यादान करते थे और साथ में कुछ गिफ्ट्स भी देते थे, ऑर्नामेंट्स देते थे या कुछ आर्टिकल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स तरीके की चीजें दी जाती थी ब्रह्म विवाह में। ये मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती थी। इसके बाद जो दूसरा विवाह है वो है दैव विवाह। ठीक है। तो दैव विवाह में बेसिकली जो फादर होता था लड़की का, वो क्या करता है कि लड़की का हाथ किसी प्रीस्ट के हाथ में देता है, ऐसा प्रीस्ट जो लड़की के फादर के लिए पूजा पाठ करता है या कुछ रिचुअल्स करता है। ठीक है। तो इसमें प्रीस्ट को जो है ग्रूम, ब्राइड ग्रूम बनाया जाता था और प्रीस्ट के हाथों में लड़की का कन्यादान किया जाता था। इसके बाद जो विवाह है वो है अर्श विवाह। अर्श विवाह में क्या होता था कि जो लड़की का फादर होता था वो कुछ गाय भैंसों के बदले किसी से अपनी बेटी का जो कन्यादान है, जिससे गाय भैंसे लिए, उसके उसके हाथों में कर देता था। तो ये एक सिंपल तरीका था मैरिज का, ये भी अप्रूव फॉर्म थी मैरिज की। इसके बाद जो नेक्स्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है वो है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होगा कि जैसे जो दुल्हन होगी उसकी पूजा पाठ की जाती थी और उसको जो है सजाया धजाया जाता था और उसके बाद ग्रूम को इनवाइट करके जो है उसके हाथ में कन्यादान किया जाता था। इसमें जो ब्राइड ग्रूम होता है वो जरूरी नहीं कि कोई बैचलर हो, इसमें वो मैरिड मैन भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि पहले के ज़माने में एक से ज़्यादा शादियां अलाउड होती थी। उसके बाद जो 4 अलग डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो है सबसे पहले इसमें असुर विवाह। ठीक है। तो असुर विवाह में क्या होता था कि जो लड़की का फादर होता था वो खूब सारा धन लेता था ब्राइड ग्रूम से और बदले में अपनी लड़की जो है उसको दे देता था। इस ये एक तरीके से खरीद फरोख्त वाला सिस्टम होता था, मतलब इसमें लड़की को बेचा जाता था बेसिकली। इसीलिए असुर विवाह इसका नाम पड़ा और इसको जो है डिसअप्रूव्ड फॉर्म माना गया। नेक्स्ट बात करते हैं गंधर्व विवाह की। गंधर्व विवाह देखिए आज के समय में मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि शादी से पहले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, यूनियन उनका होता है और उसके बाद जाके वो फिर शादी करते हैं। तो आजकल के समय में मुझे लगता है मोस्टली जो प्रिवेल करता है वो गंधर्व विवाह ही करता है। तो जैसे दुष्यंत और शकुंतला का विवाह जो हुआ था
जो कहानी उनकी थी वो गंधर्व विवाह से ही रिलेटेड थी। इसके बाद बात करते हैं राक्षस विवाह की। राक्षस विवाह देखिए बहुत ही हीनियस टाइप का एक विवाह था। तो इसमें क्या होता था कि पहले लड़की को किडनैप कर लिया जाता था और उसके घर वालों को पीट के, माता पिता को पीट पाट के घायल करके उसके लड़की को ले जाके फिर उससे शादी की जाती थी। तो इस तरीके के विवाह को अप्रूव नहीं किया गया, इसलिए इसका नाम राक्षस विवाह पड़ा। और जो इन 4 विवाहों में से जो डिसअप्रूव्ड है उसमें से जो लास्ट है वो है पैशाच विवाह, पैशाच। तो इसमें देखो इसका नाम, ये सबसे ज्यादा डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज थी। और इसमें क्या होता था कि लड़की को जब वो सो रही है इसको जबरदस्ती इंटॉक्सिकेटेड किया जाता था, कुछ नशीला द्रव्य पिलाकर या कुछ इस तरीके से। और उसके साथ जो है एक तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती थी। और तब जो है लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, उस जमाने में तो ऐसा ही होता था। फिर उसको जो है जिसने ये एक्ट किया उसके साथ शादी करनी ही पड़ती थी। तो जो ये मोस्ट डिसअप्रूव्ड है वो है पैशाच विवाह। वैसे तो ये चारों ही डिसअप्रूव्ड है। तो अब जो हिंदू मैरिज एक्ट आया उसने इतने सारे जो तरीके हैं विवाह के, कहा कि ये हम नहीं रिकॉग्नाइज करते इन सबको। अब जो सेक्शन 5 बोलेगा वही एक विवाह होगा। तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 5 को। तो सेक्शन 5 में देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये कहते हैं कि दो हिंदू आपस में शादी कर सकते हैं और उनकी शादी वैलिड होगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो उन्हें फुलफिल करनी है। तो वो शर्तें क्या हैं वो हम अब इस सेक्शन 5 में देखेंगे कि क्या क्या सेक्शन 5 बताता है। तो सबसे पहली जो शर्त है सेक्शन 5 की, जो कंडीशन है सेक्शन 5 की, वो ये है कि नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो सबसे पहले देखिए मोनोगैमी, मोनोगैमी मतलब एकल विवाह, एक शादी। मोनोगैमी को ये प्रमोट करता है। से 1955 से पहले शादी कर ली अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस कानून का जो इफेक्ट है वो 1955 के बाद होगा। इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। एक व्यक्ति अपने पहले स्पाउस के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता, चाहे वो जीवित ना हो, चाहे वो डिवोर्स हो चुका हो, कोई भी इन दोनों में से कंडीशन हो। अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है पहली शादी रहते हुए तो उसको एक बाइगेमी को ऑफेंस भी माना जाता है। तो अगर आपने इंडियन पेनल कोड पढ़ा है तो उसमें देखिए सेक्शन 494 जो है बाइगेमी को पनिशेबल ऑफेंस बताता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पहले स्पाउस के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करेगा उसको एक बाइगेमस मैरिज माने जाएगा और अकॉर्डिंगली उसमें फिर पनिशमेंट दिया जाएगा, जो कि सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी बताता है। अब ये इसी हिंदू मैरिज एक्ट में ही सेक्शन 17 जो है वो भी यही कहता है कि अगर कोई दूसरी शादी करता है पहली मैरिज वैलिड रहते हुए या पहली मैरिज एग्जिस्टेंस में रहते हुए, तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगा वो सेक्शन 494 के अंदर मिलेगा, जो कि सेक्शन 494 आईपीसी का होगा। कुछ लीडिंग केसेस इसमें हैं वो आपको मैं अभी बता देती हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो केस है वो है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये लीडिंग केसेस हैं। तो इसमें देखिए ये बोला गया है इन दोनों केसेस में क्या हुआ था कि जो हस्बैंड है वो पहली वाइफ के जीवित रहते हुए मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, मुस्लिम धर्म अपना लेता है और उसके बाद मुस्लिम धर्म अपना के दूसरी शादी कर लेता है। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि उसे पता है कि मुस्लिम धर्म में 4 शादियां अलाउड होती है एक बार में, ठीक है, चारों शादियां वैलिड होती हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, हिंदू होके वो जो हस्बैंड है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद दूसरी शादी कर लेता है। अब ये कोर्ट, ये जो मामला है ये कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जब पहुंचा तो इसको जो है उसकी शादी को जो है बाइगेमस मैरिज माना गया, ठीक है। ये कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हस्बैंड है उसने क्या किया, बाइगेमी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर दूसरी शादी करने के लिए आप अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो, और खासकर अगर आप जैसे मुस्लिम धर्म में जैसे जहाँ 4 शादियां अलाउड है, अगर आप उसमें कन्वर्ट करते हैं तो फिर इस तरीके की
मैरिज को जो है हम बाइगेमस मैरिज मानेंगे और अकॉर्डिंगली सेक्शन 494 के अंदर जो भी पनिशमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसी शादी जो आपको एक पहले की जो रहते हुए दूसरी शादी जो की जाती है उसको वॉइड माना जाता है। बस कंडीशन यही है कि जो पहली शादी है और जो दूसरी शादी है वो दोनों ही एक वैलिड तरीके से हुई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहली शादी तो ठीक है वैलिड होती है, जो दूसरी शादी भी वो कर रहा है, जो भी व्यक्ति कर रहा है वो भी पूरी सेरेमनीज के साथ, पूरे जो भी कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं उनके साथ किया गया हो, तो दोनों शादी मतलब वैलिड होनी चाहिए, तभी जो है बाइगेमी का ऑफेंस लगेगा और तभी जो है बाद में वो शादी को वॉइड मान लिया जाएगा। देखिए शिवम कुमार मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम इफ वाइफ डोंट वांट टू लिव विद हस्बैंड आफ्टर गेटिंग मैरिड देन हस्बैंड कैन डू सेकंड मैरिज आफ्टर गेटिंग सेक्शन 9 डिग्री। नो, सेक्शन 9 जो होता है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता है। उसका मतलब ये है कि मेरा जो स्पाउस है वो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज मुझे छोड़ के चला गया, उसको मेरे पास वापस भेजा जाए। तो सेक्शन 9 का मतलब डिवोर्स नहीं होता है। तो इसीलिए अगर वाइफ या हस्बैंड कहीं दूर चला गया रहने के लिए तो तब भी दूसरी शादी नहीं की जा सकती, क्योंकि पहली शादी को खत्म करने का एक ही तरीका या तो डिवोर्स हो गया हो या तो डेथ हो गई हो। इसी में जो है एक और केस आप नोट कर लीजिए, यमुना बाई वर्सेस अनंत राव। यमुना बाई वर्सेस अनंत राव के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी पहली के रहते हुए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि देखिए बाइगेमी के लिए तो पहली वाइफ ही उसको प्रोसिक्यूट करवाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैरिज को वॉइड करवाना है दूसरी शादी को, कि जो दूसरी वाइफ है वो जाएगी कोर्ट में अपनी शादी को वॉइड करने के लिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाइफ का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाइफ केवल बाइगेमी के लिए जा सकती है, लेकिन वॉइड करार करने के लिए दूसरी वाइफ को ही कोर्ट में अपियर होना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन है सेक्शन 5 की, उसको हम देख लेते हैं। जिस समय शादी हो रही होगी तो अगर कोई भी पार्टी इस लायक नहीं है कि वो वैलिड कंसेंट दे सके, क्यों? क्योंकि वो अनसाउंड है, माइंड से वो जो है अनसाउंड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से वो सफर कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर उसने वैलिड कंसेंट भी दे दी है लेकिन वो इस तरीके की स्थिति में है कि वो शादी नहीं कर सकता या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, सेकंड ये बोला गया। या थर्ड, उसको इस तरीके के इंसैनिटी के अटैक आते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल पे आते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में भी जो शादी होगी, यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो इन तीनों कंडीशन में जो शादी होगी वो वॉइडेबल होगी, ना कि वॉइड। वॉइडेबल मतलब जिसके साथ धोखा हुआ है कि उसको पहले से, शादी के पहले से ये सब बीमारियां थी और उसे छुपाया गया और उसके बाद चुपचाप से शादी कर दी गई, बाद में पता चला कि इसको तो सिजोफ्रेनिया है, ये मेंटल डिसऑर्डर है। कंसेंट भी दे दी थी लेकिन वो इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है कि वो अनफिट थी मैरिज के लिए, अनफिट था मैरिज के लिए, बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, और इस तरीके से धोखे में रख के शादी की गई है। तो फिर जो जिसके साथ धोखा हुआ है, जिस स्पाउस के साथ धोखा हुआ है, वो कोर्ट में अप्रोच करेगा, कोर्ट को बोलेगा कि मेरी शादी को वॉइडेबल कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने वाली बात है कि अनसाउंडनेस एक परमानेंट टाइप की जो है, जैसे पागलपन जो हो जाता है वो है यहाँ पर अनसाउंडनेस। और मेंटल डिसऑर्डर में आदमी पूर्णतः पागल तो नहीं होता है, लेकिन उसको उसकी हरकतें जैसे सिजोफ्रेनिया वाले वैसे बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे और कुछ हरकतें ऐसे कर देंगे कि आप उनके साथ रह नहीं सकते हो। इसके बाद जो थर्ड इसमें क्राइटेरिया आता है वो है एज का क्राइटेरिया। तो इसमें बताया गया है कि द ब्राइड रूम हैज कंप्लीटेड 21 ईयर्स एंड द ब्राइड मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स। ऐसी कोई शादी होती है, बाल विवाह अगर आज के समय में होता है तो देखो इसमें जो शादी है ना वो वैलिड होगी। इसमें केवल ये चीज बताई गई है कि पनिशमेंट मिलेगा, अगर चाइल्ड मैरिज करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। और पनिशमेंट क्या है इसमें, तो इसमें देखिए सेक्शन 18 में ही पनिशमेंट दिया हुआ है इस हिंदू मैरिज एक्ट का। जब हम सेक्शन
18 पे आएंगे तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। उसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज को सोलमनाइज करेगा तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब इसमें चीजें ये देखनी है कि अगर सपोज जो ब्राइड ग्रूम था वो मेजर था और ब्राइड माइनर थी, तो उस केस में पनिशमेंट ब्राइड ग्रूम को मिलेगा। और अगर दोनों ही माइनर थे तो उस केस में जो पनिशमेंट है, तो जो भी उनके पेरेंट्स होंगे, या हो सकता है जो प्रीस्ट, जो जिस पंडित जिसने शादी कराई है वो हो सकता है, या उनके जो गार्जियन हैं वो भी हो सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में बोला गया है कि जो चाइल्ड मैरिजेस होंगी वो वॉइड होंगी। तो हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में यही डिफरेंस है कि इसमें चाइल्ड मैरिज को वैलिड मैरिज माना गया है और उसमें चाइल्ड मैरिज को वॉइड मैरिज माना गया है। इसके बाद एक और एक्ट इसमें है जो 2006 में आया है, उसका नाम भी आप नोट कर लीजिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें 2 तरीके की बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिजेस को, जैसे कि हमने अभी थर्ड सबसेक्शन 3 में पढ़ा था कि चाइल्ड मैरिज इज अ वैलिड मैरिज। लेकिन जब ये एक्ट आया है 2006 वाला, इट टोटली प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिजेस, और ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी, और कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें कि चाइल्ड मैरिज वॉइड भी हो जाएगी। कि पहले तो अगर फोर्सफुली मैरिज की गई हो किसी चाइल्ड की, तो उस कंडीशन में ऐसी मैरिज को वॉइड मान लिया जाएगा। सेकंड, अगर किसी बच्चे का किडनैप करके या किसी माइनर का किडनैप करके फिर उसको जो है शादी के लिए फोर्स किया गया होगा, तो फिर उस कंडीशन में भी ऐसी शादी को वॉइड मान लिया जाएगा। और थर्ड, अगर एक लड़की को शादी में देने के लिए एक ह्यूज अमाउंट उसके बदले में ली गई हो, यानी खरीद फरोख्त करके अगर ऐसा कुछ शादी की गई हो उसकी, तो फिर उस केस में भी जो शादी है वो वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में जो चाइल्ड मैरिज है वो टोटली वॉइड हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 4, द पार्टीज आर नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब ये मैंने आपको देखिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कल जो जब हम डेफिनेशन क्लॉज कर रहे थे उसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं। तो अगर कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और उन्होंने शादी की है आपस में, तो फिर ऐसी शादी जो हो जाएगी वो वॉइड हो जाएगी। हाँ, अगर उनका कस्टम परमिट करता है या यूसेज उनको परमिट करता है तो तब वो वैलिड है। अदरवाइज अगर उनका कस्टम ऐसा नहीं है या उनका यूसेज ऐसा नहीं है, तो उस केस में जो शादी है वो वॉइड हो जाएगी। एंड सबसेक्शन 5 जो है वो अगेन कहता है सपिंडास नहीं होने चाहिए। सपिंडा रिलेशनशिप भी मैंने आपको बता दिया था, 3 डिग्रीज फ्रॉम द साइड ऑफ मदर एंड 5 डिग्रीज फ्रॉम द साइड ऑफ फादर। तो उस केस में भी अगर कुछ लोग शादी करते हैं आपस में, तो दैट इज अगेन अ वॉइड मैरिज, और अगर कस्टम परमिट करते हैं तो देन इट इज अ वैलिड मैरिज। इसके लिए ये बोला गया है सेक्शन 18 क्लॉज बी, ये कहता है कि जो भी मैरिजेस सपिंडा रिलेशनशिप में होती हैं या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होती है, उनके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है। ठीक है, ये एक ऑफेंस है, और ऑफेंस है तो इसलिए इसमें फाइन होगा और इम्प्रिजनमेंट भी होगा। तो फाइन इसमें इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ का है, और जो फाइन है वो आपका 1000 रुपीज तक का है, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये आपका सेक्शन 5 अब हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो एक बार सम अप करके देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास मोनोगेमी वाला क्लॉज है, उसमें शादी अगर कोई करता है बाइगेमी होगी और वॉइड मैरिज होगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्लॉज है हमारे पास, मतलब मेंटल डिसऑर्डर वाला, उसमें जो शादियां होंगी वो वॉइडेबल होंगी। एज वाला जो क्लॉज है उसमें जो शादी होगी वो क्या होगी, वैलिड होगी, बट वो पनिशेबल है। और उसके बाद आपका जो सपिंडा वाला प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाला और सपिंडा वाला जो क्लॉज है, उसमें जो शादियां होंगी वो वॉइड होंगी।